हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कॉस्टिंग के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर आपके सिलेबस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, कुछ बच्चे को घबराहट होती है इस चैप्टर में, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर आप पूरे ध्यान से इस लेक्चर को देखते हो, जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा अगर आप अच्छे से करते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझिए और आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए, तो टॉपिक का नाम सबसे पहले लिख देते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या ये जो फ्रेज है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है आपको? आपने पहले कभी ये सुना है मार्जिनल कॉस्टिंग या इससे रिलेटेड कोई फ्रेज मार्जिनल? याद कीजिए, आपको याद आ रहा है? क्या आपने मार्जिनल कॉस्ट ऐसा कुछ सुना है? जी हाँ सर, मैंने सुना है। मार्जिनल कॉस्ट तो मैंने बचपन में पढ़ा था, जब मैं क्लास 11-12 में हुआ करता था। वहां पर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में मैंने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, है ना। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वहां पर मैंने सुना था। जी हाँ, मुझे याद आ गया, बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट, ये जो फ्रेज है, ये जो टर्म है, ये आपने सुना था इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, जब आप कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पर एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे फ्रेज, ये सारे टर्म्स आया करते थे। अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद था और अगर आपको वो टॉपिक याद है, तो आप मुझे बता सकते हो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, अब आप लोग मन में सोचो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक्स में जो आपने पढ़ा था वो क्या था? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब था एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगती है, इसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। ठीक है, हम लोग जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, ये हमने सीखा था इकोनॉमिक्स में। क्या यही कॉन्सेप्ट हमारे कॉस्टिंग में भी एप्लीकेबल है? Not exactly or not directly, but yes, to somewhat extent correct। ये सेम ही चीज यहां पर भी है, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। मैं आपको बताता हूं ये चैप्टर है क्या और इसका किस तरीके से इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको मजा भी आएगा, आपको चीजें बेहतर समझ में भी आएंगी। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर या कोई भी एक जो प्रोड्यूसर होता है, जब वो प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के पहले वो कई सारी चीजें वो जानना चाहता है, वो कई सारी चीजें वो कैलकुलेट करना चाहता है। जैसे कि कितने प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे हमारा कितना कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो कितने क्वांटिटी पे हमारी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, कितने वॉल्यूम को प्रोडक्शन करने पर हमारे को प्रॉफिट मिलेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और जैसे जैसे मैं अपने आउटपुट का लेवल चेंज करूंगा, जैसे जैसे मैं अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, तो इसके साथ साथ मेरे खर्चों में, मेरे कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आएगी, ये सारी चीजें एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर हमेशा से समझना चाहता है, कैलकुलेट करना चाहता है, एस्टिमेट करना चाहता है। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देता है ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या रिलेशन है किसका, दो चीजों का, आउटपुट और प्रॉफिट। आउटपुट और प्रॉफिट, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यही हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसका मतलब जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में आउटपुट को बढ़ाते हो, आप अपने प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, तो आपके बिजनेस की प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ता है, आउटपुट बढ़ने से आपके कॉस्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, किस लेवल से आपकी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाती है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड इंसाइट्स मिलते हैं और ये आपको
डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट अपकमिंग पीरियड की प्लानिंग करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। देखिए आपके जो भी प्रोडक्शंस होते हैं नेक्स्ट पीरियड के या नेक्स्ट क्वार्टर के या नेक्स्ट ईयर के, इसके लिए आपको कुछ डेटा देखना पड़ता है। आप रैंडमली किसी भी चीज को बनाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, ऑल ऑफ अ सडन रॉ मटेरियल और लेबर सब कुछ लाकर आप प्रोडक्शन चालू नहीं कर दोगे। बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन you must have the understanding of certain things कि how much should I produce and कौन से लेवल पे मेरा कितना कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेवल पे सेम कॉस्ट नहीं होती है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो होती है पर यूनिट की वो ज्यादा आती है, जिसको डिसइकोनॉमीज बोलते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, आपको सुना सुना सा लग रहा है। जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको याद आ रही होगी, हाँ हाँ सर मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रही है वो बचपन की पुरानी यादें, है ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारे तो डिपेंड करते हैं ना आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। और ऐसा क्यों होता है पता है, जब आप ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो तो आपके जो कॉस्ट है ना, उसमें जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो लगता रहता है अलग से। इसके वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार कम होती चली जाती है जब आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो। और इसके वजह से क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। अब उन्हीं सारी बातों को अलग तरीके से हम लोग आज कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है बताओ, और ये चैप्टर का रिलेवेंस क्या है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड आउटपुट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट यू विल बी अर्निंग हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन की लेवल चेंज होती रहेंगी, आपके प्रॉफिट का लेवल भी चेंज होता रहेगा उसके बेसिस पे। तो कितना मेरे को प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के बारे में तो मैंने बता दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग वो चैप्टर है जो प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन को समझने के पहले कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को एस्टिमेट करने के लिए ये चैप्टर हेल्पफुल होता है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पहले मैं वो क्लियर करा देता हूं। हो सकता है इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से भी पता हो, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पूरा अटेंशन मेरे को दीजिए और जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसे आप अच्छे से समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट खास खास टर्म्स मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आराम से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। तो आइए, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक टर्म आता है कॉस्ट, है ना। कॉस्टिंग को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग बोलते हैं कॉस्ट तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो कॉस्ट है ना, ये दो टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। कैसा? सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, राइट। आप बोलोगे हाँ सर ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मुझे याद है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ बिल्कुल सही, मुझे पता है आपको याद है, आपने ऑलरेडी पढ़ा था अपने स्कूल में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिर भी बिकॉज इट्स माय ऑब्लिगेशन टू टीच यू एवरीथिंग, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप थोड़े बहुत भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आपको वापस से याद दिला दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूं। चलिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? ये वो कॉस्ट है जो आपके हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये एकदम से भी लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या समझेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी अपने को क्या समझना है? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट
at every level of production. इसका मतलब irrespective of level of production, irrespective of volume of production, this cost will remain unchanged. This cost will remain unchanged. Even if there is no production, you will have to incur this cost. समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन आप कम करो तो भी आपको करना होगा, प्रोडक्शन आप ज्यादा करो तो भी आपको करना होगा, प्रोडक्शन आप नहीं भी करते हो फिर भी ये फिक्स्ड कॉस्ट आपको इंकर करना पड़ेगा। और ये फिक्स्ड कॉस्ट सारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सेम होता है, सारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ये सेम होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, ये एक्चुअली में क्या है पता है? फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये एक्चुअली में क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप कॉस्ट होती है। या फिर ठीक है, देखिए किसी भी तरह के बिजनेस में जब आप ऑपरेट करते हो या प्रोडक्शन करते हो तो आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, एक सेटअप की जरूरत पड़ती है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके के सेटअप रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बिजनेस में जो भी आपकी सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप रेडी करते हो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या फिर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसकी जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होती है, इसकी जो खर्चे लगते हैं, जो कॉस्ट लगती है, इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप कॉस्ट। और ये सेटअप कॉस्ट आपको करना ही पड़ता है, इसके बिना आप बिजनेस कर नहीं सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, या फिर इसके बिना आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, है ना। तो जब भी आप बिजनेस में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके पहले आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप करना पड़ेगा रेडी, और इसके लिए आपको कुछ खर्चे आपको इंकर करने पड़ेंगे जो कि फिक्स्ड होते हैं, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये पीरियोडिकल नेचर की होती है, ये टाइम बेस्ड होती है। टाइम बेस्ड मतलब आपको इसे मंथली या क्वार्टरली या एनुअली आपको पे करना पड़ता है इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये पीरियोडिकली आपको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो या प्रोडक्शन ना करो, ये टाइम बेस्ड पीरियोडिकल पेमेंट्स होती है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप की कॉस्ट होती है, या ये पीरियोडिकल पेमेंट्स हो सकती है, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये इवनली इंकर होती है थ्रू आउट द ईयर। यानी कि यहां पर आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इवन इफ there is no production, still it is to be incurred। तो यहां पर देखो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बताई जो आपको ध्यान रखना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की वो कॉस्ट होती है। अच्छा, मैं मैन्युफैक्चरिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या जो ट्रेडिंग बिजनेस है वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, वहां भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। पर मैं अभी आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में करूंगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल कॉस्ट होती है, जो सेटअप कॉस्ट होती है वो हो सकती है, या पीरियोडिकल नेचर की जो फिक्स्ड पेमेंट होती है जो टाइम बेस्ड होती है वो हो सकती है। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ना, इसकी अमाउंट ध्यान से समझिए, फिक्स्ड कॉस्ट की जो अमाउंट होती है टोटल, वो फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करते हो फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट लगता ही लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी लगेगा अगर आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो। समझ में आया आपको? फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ही लगता है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट का जो फीचर है वो सबसे पहले आप समझो, क्योंकि इसके नाम में ही वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब समथिंग विच वैरीज। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये वैरी करता है, मतलब ये फ्लक्चुएट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट वैरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हो? दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी जितने ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन करोगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी उतनी ज्यादा लगेगी। अगर आप कम क्वांटिटी में स्मॉल वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम लगेगी, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं, इफ देयर इज नो प्रोडक्शन we do not need to incur वेरिएबल कॉस्ट। आपको समझ में आया? तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये तभी लगती है जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी, प्रोडक्शन करेंगे तभी वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम लगेगा। और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन के वॉल्यूम में, आउटपुट में चेंजेस होती रहेगी, उसी सेम प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है with the level of production, which varies with the level or volume of production। आपको समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर फिक्स्ड कॉस्ट का मैं अगर लूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान के चलिए रॉयल्टी पेमेंट, फैक्ट्री रेंट, एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इसके लिए आपने किसी को रॉयल्टी आपको देना है, तो अगर रॉयल्टी की जो पेमेंट होती है ये तो फिक्स्ड है, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो कम उससे कोई लेना देना नहीं है। रॉयल्टी की जो पेमेंट अगर आप फिक्स पे कर रहे हो तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। फैक्ट्री अगर आपने किराए पे ले रखा है तो फैक्ट्री की जो रेंट है ये भी आपके प्रोडक्शन के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी एक फिक्स्ड पेमेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की जो फिक्स्ड पेमेंट होती है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट के अगर एग्जाम्पल हमें लेने हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रॉ मटेरियल्स, लेबर, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, आपके जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट होते हैं, जो लेबर के कॉस्ट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ये आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी जब आप ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो, तो रॉ मटेरियल भी आपको ज्यादा चाहिए होते हैं, है ना? तो रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेबर भी आपको ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, तो लेबर की जो चार्जेस है, जो वेजेस है, वो भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना? तो जितने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा इसके हिसाब से आपके जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और जो लेबर की कॉस्ट है ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ साथ ये चेंज होती रहेगी, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। तो कॉस्ट में दो तरीके की कॉस्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं, जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पहले पढ़ा था, और अभी आप मार्जिनल कॉस्ट के ये जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें भी आपको ये चीज समझना है कि दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट सिंपली मींस दैट
expenses, those kind of expenses which do not change with the level of production, which remains constant irrespective of the volume of production. ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट आर दोस एक्सपेंसेस which varies with the level of production. ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, समझा दिया, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप लोग बोलोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता था. जी बिल्कुल सही बात है, आपको पहले से पता था, मैंने तो बस वापस से आपको रिवाइज करवा दिया. ठीक है, चलो तो ये दोनों कॉस्ट आपको समझ में आ गए. चलो इसके इस दोनों कॉस्ट से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद. पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं. तो अभी हमने समझा कॉस्ट. ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊंगा सेल्स. ठीक है, देखिए दो ही चीज होती है बिजनेस में. बिजनेस में कोई भी मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो क्या चाहेगा, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. क्या चाहेगा मैन्युफैक्चरर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. और प्रॉफिट का सिंपल जो कैलकुलेशन है वो क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट. आपकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जितने का आप सेल करते हो, उसमें से आपकी जो कॉस्ट है टोटल, उस कॉस्ट को अगर आप माइनस कर दो तो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी, है ना. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अल्टीमेटली अपने वही तो सीखते हैं कि कितने लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा अपना प्रॉफिट बनने वाला है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बिजनेस की जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो उसके प्रोडक्शन के लेवल पे किस तरह से डिपेंड करती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया. दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. अब देखते हैं सेल्स के बारे में. सेल्स, तो सेल्स का मतलब आपने जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, है ना. तो सेल्स मतलब रेवेन्यू. अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से बोले तो इसको हम लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं. अकाउंट्स में इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है, आपको पता है. तो आपके जो बिजनेस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेवेन्यू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स. ठीक है, तो सेल्स में ना यहां पर मैं दो तरीके से आपको दो अलग अलग टर्म बताऊंगा सेल्स से रिलेटेड. सेल्स से रिलेटेड मैं दो टर्म आपको बताऊंगा. जैसे यहां मैंने कॉस्ट से रिलेटेड दो टर्म बताया था, यहां पर मैं सेल्स से रिलेटेड दो टर्म बताता हूं. सेल को अगर हम लोग ब्रेकअप करें तो इसका दो पार्ट बन सकता है. एक को बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है, इसे शॉर्ट में ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं, या फिर इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट में से BEP बोला जाता है. ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट. चलो एक और होती है नंबर 2, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इसे शॉर्ट में हम लोग MOS या MOS भी बोलते हैं. ठीक है, चलो तो सेल्स के अंदर हमें ये दो टर्म सीखने हैं इस चैप्टर में. ठीक है, देखो ये सारे वो टर्म्स है ना, जो अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो इस चैप्टर में आपको आने वाले कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आएंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि आपके ये जो सारे बेसिक टर्म्स है ये पहले क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स आखिर ये क्या है. आपने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. जब आप इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो वहां पर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट आता था, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एक प्रॉफिट होती थी, एक केस होती थी जिसको नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते थे. नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट ये इकोनॉमिक्स में ऐसा बोलते थे. आप बोलोगे सर आप कॉस्टिंग पढ़ाते पढ़ाते इकोनॉमिक्स में क्यों चले गए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मैं भूल गया हूं या भूल गई हूं, एकदम से मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं. चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं कॉस्टिंग के हिसाब से समझाता हूं. ब्रेक इवन सेल्स का मतलब जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में इतना सेल कर लेते हो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन आप प्रॉफिट अभी बनाना स्टार्ट नहीं किए हो, आपकी प्रॉफिट कुछ नहीं हुई है. ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए. ब्रेक इवन सेल्स वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट तो आपने रिकवर कर ली, लेकिन अभी तक आपकी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक आपने प्रॉफिट कुछ भी अर्न नहीं किया है. सो ब्रेक इवन सेल्स इज दैट लेवल ऑफ सेल्स
at which we have recovered our total cost, but still we have not earned any profit. So ultimately we have recovered our cost, but we have not earned any profit as of now. So this is the situation which we can say no profit no loss. यानी यहां पर इस लेवल में ना आपकी कोई प्रॉफिट हो रही है ना आपका कोई लॉस हो रहा है। लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने तो सारे अपने कॉस्ट रिकवर कर लिए, मतलब प्रोडक्शन में जो आपके खर्चे लगे थे, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट लगी थी, टोटल कॉस्ट आपने रिकवर कर लिया। लेकिन अभी तक आपकी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक आपकी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। सबसे पहले आपको समझना है ब्रेक इवन सेल्स एक लेवल ऑफ सेल्स है। क्या है ब्रेक इवन सेल्स? एक लेवल ऑफ सेल्स है। मैं लिखता हूं यहां पर ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए, दिस इज द लेवल ऑफ सेल्स, this is the level of sales at which total cost of the production has been fully recovered, but the firm is yet to make profit. So we can say it is a no profit no loss situation. It is a no profit no loss situation. आपको समझ में आया? इकोनॉमिक्स में इसे हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल प्रॉफिट। आपको याद है इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता था? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी आपके सारे कॉस्ट तो रिकवर हो गए, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुई है। ठीक है, चलो, अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना जो मैं आपको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करवाना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है ब्रेक इवन सेल्स में? दिस इज द लेवल ऑफ सेल्स। ध्यान देना, मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। दिस इज द लेवल ऑफ सेल्स। ये आपको दिख रहा है? दिस इज द लेवल ऑफ सेल्स। मैंने इसे अंडरलाइन क्यों किया? आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट द लेवल ऑफ सेल्स। ये वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई है। अच्छा, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर एक और चीज आया है, टोटल कॉस्ट। यहां देखो ये एक फ्रेज आया यहां पर, टोटल कॉस्ट। सो ये टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आपको समझ में आ रहा है? टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां जो हम लोग पढ़ते हैं ना कॉस्ट, देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी चीजें आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी, लेकिन फिर अभी हम लोग इसे कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। ठीक है, चलो, टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और जिस लेवल ऑफ सेल्स में आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, जिस लेवल ऑफ सेल्स में आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं हुई है, इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो आप एक्स्ट्रा फर्दर सेल्स करते हो, जहां से आपकी प्रॉफिट स्टार्ट होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके लिए अगर हम लोग
इसकी मीनिंग या डेफिनेशन को अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी is the additional sales over and above the break-even sales. Margin of safety is the additional sales over and above the break-even sales. ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से ऊपर है, मतलब ब्रेक इवन तक आपने अचीव कर लिया, ब्रेक इवन के लेवल को आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा सेल करोगे, ब्रेक इवन के बाद आप जो भी एक्स्ट्रा सेल करोगे, ब्रेक इवन के ऊपर का जो भी सेल होगा वो सब क्या होगा, वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। वो सब क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आया बॉस? तो ये क्या है? दिस इज that level of sales which gives profit to the organization. This is that level of sales which gives profit to the organization. ये वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होती है। तो देखिए सेल को मैंने दो तरीके से तोड़ दिया, सेल का मैंने बाइफर्केशन कर दिया दो पार्ट में, ठीक है, सेल को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। कैसे? देखो ध्यान से। तो सेल को मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर सेल्स। तो बीईपी प्लस एमओएस, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, सेल्स इक्वल्स टू बीईपी प्लस एमओएस, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये दो कॉस्ट के अंदर, और सेल्स के अंदर दो टर्म, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दो टर्म, टोटल ये 4 टर्म मैंने आपको जो बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। इसके बेसिस पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। इस पूरे चैप्टर में कई जगह पे ये सारे टर्म्स आएंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल में भी ये सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आपको समझ में आया? जी हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं क्या करता हूं, इन सारी चीजों को आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए मीनिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो तब बनेगी ना जब आप चीजों को थोड़ा सा इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझोगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक एग्जाम्पल। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आप लोग बोलोगे सर क्या मुझे ये नोट करना है? जी नहीं, आपको ये नोट नहीं करना है। आपको नोट सिर्फ ये ऊपर के जो पॉइंट्स है, ये जो मीनिंग मैंने लिखाया था, ये सिर्फ आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब की मीनिंग जो है ये आपको बस नोट कर लेना है कॉपी में। ये सारे जो मीनिंग मैंने आपको लिखवाया है ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो ये एग्जाम में ये डेफिनेशंस या मीनिंग आएंगे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम में तो नहीं आने वाले, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके खुद के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे इसे देख सको, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी बनी रहे। तो इसलिए मैंने आपको ये लिखा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डेफिनेशन वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब जो मैं आपको एग्जांपल कराने वाला हूं ये आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से मुझे सुनो, और जो मैं यहां पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं बस आप उसको ध्यान से सुनो और समझो। नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाकी अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो, तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है एक्स लिमिटेड, ये प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी प्रोडक्ट का। प्रोडक्शन करने में इसकी जो मान लो वेरिएबल कॉस्ट आती है पर यूनिट, वो आती है सपोज 10 रुपीज। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है टोटल 10 रुपीज पर यूनिट, और इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर मंथ वो है मान लो 25,000। ध्यान से सुनना, ये कंपनी एक्स लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, वो आती है 10 रुपीज पर यूनिट। यानी हर एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा? हर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगेगी, 10 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और एक्स लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितने हैं? 25,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया? अब आप ध्यान से समझो, ये जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है इसकी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मान के चलो 20 रुपीज। 20 रुपीज कितनी है? 20 रुपीज। और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ कंपनी ने जो प्रोडक्शन किया वो किया मान के चलो 5,000 यूनिट्स। कितने का? 5,000 यूनिट्स। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ कंपनी ने प्रोडक्शन किया 5,000 यूनिट्स का। ठीक है, ये कुछ डेटा आपको यहां पर दिए गए हैं। अब आप देखिए, अगर इसके हेल्प से मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताइए, एक्स लिमिटेड को 5,000 यूनिट बनाने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा? तो देखो, पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज। तो 5,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 50,000 रुपीज लगेगा ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 50,000। सिंपल है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है ना, 25,000 पर मंथ। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये तो आप कितनी भी यूनिट बनाओ इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है। तो आप 5,000 यूनिट बनाओ, 4,000 यूनिट बनाओ, 2,000 यूनिट बनाओ या मत बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो 25,000 रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलो, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000। इन दोनों का अगर हम टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा? 75,000। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमारी जो टोटल सेल्स है, ये कितनी है? हम लोगों ने 5,000 यूनिट बनाया, मान लेते हैं ये पूरे 5,000 यूनिट को हम लोग बेच देते हैं 20 रुपीज करके, तो हमारा कितना टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 20, 1 लाख। तो 5,000 यूनिट हमने बनाया, 20 रुपए करके हम लोग बेचेंगे, टोटल सेल्स हो जाएगी 1 लाख। आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमारी टोटल सेल हुई है 1 लाख रुपए की, इसमें से हमारे टोटल कॉस्ट लगे हैं 75,000, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉफिट कितनी बन गई? हमारी प्रॉफिट बन गई 25,000। ठीक है, समझ में आया आपको? आप बोलोगे सर इसमें समझना क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये ऐसा इस लेवल का प्रॉब्लम तो मैं क्लास 5 में भी कर लेता था, इसमें ऐसा क्या है? बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि आपको सिर्फ समझाना मेरा पर्पस था। ये सारे टर्म्स क्या है, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, जस्ट मेरे को आपको फर्स्ट एक सिंप्लीफाइड एक एग्जाम्पल देना था, इसलिए मैंने आपको ये दिया। आपके लेवल के प्रॉब्लम भी आएंगे। ठीक है, फिलहाल ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे एक काम कीजिए, मुझे आप बताइए ब्रेक इवन
पॉइंट बीपी सेल्स, बीपी सेल्स मतलब ब्रेक इवन सेल्स, ये कितना होगा? आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और 1 या 2 मिनट या 3 मिनट टाइम लीजिए और इस डेटा के हेल्प से आप ट्राई कीजिए कि कितना बीपी सेल्स होगा, वो कैलकुलेट करके मुझे बताइए और वीडियो को पॉज करके। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मैं देखता हूं आप लोगों ने सही किया या नहीं। तो बीपी सेल्स कितना है आप ध्यान से देखिए। बीपी सेल्स का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स का मतलब दैट लेवल ऑफ सेल्स जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, दैट लेवल ऑफ सेल्स जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है। तो आप बताइए कितना आप सेल करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी? आप बोलोगे सर आपने तो बीपी सेल का फॉर्मूला लिखाया ही नहीं, मेरे कॉलेज में प्रोफेसर ने ना फॉर्मूला दिया था, बीपी सेल्स का ये फॉर्मूला होता है ऐसा वैसा ये वो, आपने बिना कोई फॉर्मूला का आपने बोला कि सर कैलकुलेट करो। लेकिन मुझे फॉर्मूला पता था क्योंकि कॉलेज में मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया। देखो, एक होता है कि आपने अपने किसी फॉर्मूला के हेल्प से आपने कैलकुलेट किया, वो तो ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। और एक होता है कि आप अपने खुद के कॉमन सेंस से, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे आप आंसर निकाल लो। अभी मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं सिखाया, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया और कॉन्सेप्ट के दम पे आप देखो इसको वैसे बिना फॉर्मूला का भी निकाल सकते हो। कैसे? आप ध्यान से देखो। आपने जिस प्रोडक्ट को बनाया उसको बनाने में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है 10 रुपीज और आप उसे मार्केट में बेचते हो कितने में? 20 रुपीज में। तो आपको बनाने में, ध्यान से समझिए, आपको प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए के खर्चे आ रहे हैं, 10 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, आप उसको बेच रहे हो कितने में? 20 में। तो 20 में बेच रहे हो, 10 का आपका खर्चा आ रहा है, तो हर एक यूनिट से आपको कितने रुपए बच रहे हैं? हर एक यूनिट से आपको कितने रुपए बच रहे हैं? 10 रुपीज बच रहे हैं। और हर एक यूनिट से अगर आपको 10 रुपीज बच रहे हैं और आपने 5000 यूनिट को बनाकर बेचा, तो 5000 यूनिट को बनाकर बेचने में आपके टोटल कितने रुपए बच गए? बोलो। अगर एक यूनिट में आपने 10 रुपए बचाए, एक यूनिट में आपने 10 रुपए अगर बचाए, तो इसका मतलब आपने टोटल 5000 यूनिट में कितना बचा लिया? 5000 यूनिट में आपने कितना बचा लिया? बोलो, आपने कितना बचा लिया 5000 यूनिट में? 50,000 रुपए बचा लिए। 50,000 रुपए बचा लिए। और फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट आपका है 25,000। 25,000 का फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप इस 50,000 में से माइनस भी करोगे तो भी आपकी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी 25,000। तो देखो यहां जो हमने प्रॉफिट निकाला था ये भी 25,000 था ना, ऊपर जो हमने निकाला था देखो यहां पर आप देख रहे हो। लेकिन हमें तो प्रॉफिट नहीं, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ब्रेक इवन सेल्स, कितने में हमारा टोटल कॉस्ट रिकवर होगा। अब आप ध्यान से देखो, 20 रुपए में बेचते हो, 10 रुपए में बनाते हो, तो पर यूनिट से आपको कितना मिलता है? पर यूनिट से आपको कितना मिलता है? 10 रुपीज। ठीक है, इस 10 रुपीज को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो 10 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, 10 रुपए में आप बना रहे हो, 20 रुपए में आप बेच रहे हो, तो हर एक यूनिट को बनाकर बेचने में 10 रुपए की आपकी कंट्रीब्यूशन आ रही है। और आपको ये 25,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट आपको रिकवर करना है। बताओ, 25,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट आपको रिकवर करना है और हर एक यूनिट से 10 रुपए आपके आ रहे हैं। कितने यूनिट बनाने पर ये 25,000 रिकवर हो जाएंगे? बताइए। अगर हर एक यूनिट से 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, हर एक यूनिट से आपको 10 रुपए की बचत हो रही है, हर एक यूनिट से 10 रुपए की आपकी बचत हो रही है, अभी मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जा रहा हूं, हर एक यूनिट से आपकी 10 रुपए की बचत हो रही है, आपको 25,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है। बताइए कितने यूनिट में आप 10 रुपए के हिसाब से 25,000 यूनिट का रिकवरी कर लोगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है सर, 25,000 का फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को रिकवर करना है और हर एक यूनिट से मेरी 10 रुपए की बचत हो रही है। तो इस हिसाब से अगर
इस हिसाब से अगर मैं 2500 यूनिट अगर मैं बना लेता हूं, अगर मैं 2500 यूनिट्स अगर मैं बना लेता हूं तो 10 रुपए के हिसाब से मेरे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया, ब्रेक इवन सेल्स हो गया आपका 2500 यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स आपका कितना हो गया 2500 यूनिट। देखो कैसे 2500 यूनिट, क्योंकि 2500 यूनिट अगर आप बनाते हो तो 2500 यूनिट से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जा रही है और फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जा रही है, लेकिन अभी तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऐसे चेक भी कर सकते हो। देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। मान लो आपने सेल किया, तो आपने 2500 यूनिट को अगर आपने सेल किया तो 2500 यूनिट अगर आप सेल करोगे, 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है ना ऊपर 20 रुपीज, तो 2500 के हिसाब से अगर आप सेल करते तो आपकी जो टोटल सेल्स आएगी वो कितनी आएगी 50,000। इसमें से अगर आप माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट 2500 इंटू 10 कितना आता है 25,000, और आप इसमें से माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये भी है 25,000 पर मंथ। तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ माइनस करके आपके पास जो प्रॉफिट बचा ये कितना बचा, कुछ नहीं, निल। समझ में आया। तो आपने अगर 50,000 रुपए का सेल किया, 50,000 रुपए के सेल में आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी निकल गई, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी पूरी निकल गई। मतलब आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा था और जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगा था, जो आपके टोटल कॉस्ट है वो तो रिकवर हो गए। जितना आपने वेरिएबल कॉस्ट इंकर किया था, जितना आपने फिक्स्ड कॉस्ट इंकर किया था, 25,000 करके टोटल 50,000 का टोटल कॉस्ट आपने इंकर किया था, वो तो आपने रिकवर कर लिया 50,000 का सेल करके, लेकिन प्रॉफिट अभी जरा भी नहीं हुई है। तो ये जो 50,000 का सेल्स है ना, ये जो 50,000 का सेल्स है इसी को तो बीईपी बोलते हैं, यही तो आपका ब्रेक इवन सेल्स है। कैसे आया ये जो 2500 यूनिट्स है एट द रेट 20 करके आपने बेचा। समझ में आया आपको। चलिए, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के बारे में बताया, ये चैप्टर क्या है, और हमने इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, और एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको एक प्रॉब्लम या एग्जाम्पल, इसे प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे, इसे एक एग्जाम्पल बोलेंगे, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल यहां पर समझाया। तो फटाफट से इस चैप्टर में हमने जो भी सीखा आज इसे समराइज कर लेते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में मार्जिनल कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर है, ये हमें ये बताता है कि आपके जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसका क्या रिलेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के साथ। यानी कि आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ, आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दिस चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग इज रिलेटेड विद द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एक सेल्स का और एक कॉस्ट का। कॉस्ट के अंदर दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो पीरियोडिकल कॉस्ट होती है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आप प्रोडक्शन करो या ना करो ये कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। ये कॉस्ट आपके अनअवॉइडेबल नेचर के होते हैं और ये फिक्स्ड अमाउंट पे लगते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ वैरी करते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और अगर प्रोडक्शन ना हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा।
इसी तरीके से सेल्स का मतलब बिजनेस की टोटल रेवेन्यू, और इसे हम लोग दो पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं। एक है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये होता है कि दैट लेवल ऑफ सेल्स जहां पर हम लोग अपने बिजनेस की टोटल कॉस्ट को रिकवर तो कर लेते हैं लेकिन हमारी प्रॉफिट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों। जब हम लोग अपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट नहीं करते हैं, इस लेवल ऑफ सेल्स को हम लोग कॉस्टिंग में बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। और ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल सेल्स हम लोग फर्दर करते हैं, इस फर्दर सेल्स को ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग नाम देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही वो सेल्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज के क्लास में समझाई। ये छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, बहुत ही डिटेल में आराम से कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रांगली हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन चैप्टर में कई सारे अलग अलग फॉर्मूलाज भी है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इस चैप्टर में, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन फिलहाल आज के लिए अपने इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं यहां पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।